हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम PHDLA 137 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। लगभग पूरा एक क्वेश्चन पेपर आपका मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है आप लोगों के लिए, हमेशा की तरह। और लगभग 3 साल से मैं यही सब करते हुए आ रहा हूँ। तो मैंने एनालाइज जो किया है आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर, कुछ दो क्वेश्चन उठाए थे मैंने, जो मैंने देखा तो मुझे पता चला कि आपके मतलब सारे क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, हर बार ही रिपीट हो रहे हैं। तो उन्हीं को मैंने जो है यहाँ पे सॉल्व कराया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा सा फील होगा, आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हिंदी है, इजी तो है पहले से ही, संप्रेषण कौशल इसमें खास है क्या। पर फिर भी मुझे लगा कि कुछ पॉइंट्स अगर आपको मिल जाएंगे तो आपके नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या है, आपको जब डिग्री मिलेगी तो थोड़ा अच्छा नंबर मिलेंगे आपको एटलीस्ट। ठीक है, तो उस लिहाज से और आपकी जो थोड़ी टेंशन है उसको कम करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए मैंने, तो साथ बारी बारी से सबको देखेंगे एक एक बार। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, पेज कम है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर्स मतलब आंसर्स में लिखे हैं मैंने, तो वो ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉइंट्स में लिखे हैं इसलिए आपको कम लग सकते हैं, लेकिन आपको ये क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है इनको एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे मेन क्या होता है, जैसे कि पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को याद रख लो। ठीक है, आधे घंटे पहले एग्जाम, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, तो आधे घंटे पहले जाओगे एग्जाम में, जब बैठोगे ना हॉल में, 1 डेढ़ घंटे पहले हम पहुंच जाते हैं। तो वहां पे बैठ के एक बार देख लेना वीडियो को, और बस। ठीक है, आपके एटलीस्ट कुछ समय तक तो याद रहता ही है हम लोगों को। और ये पॉइंट्स बहुत इजी है, आपको आसानी से याद रह जाएंगे, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, संप्रेषण कौशल को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो भाई संप्रेषण कौशल क्या होता है, बेसिकली एक कम्युनिकेशन का तरीका। ठीक है, कम्युनिकेशन जो आप करते हो उसी को तो हम संप्रेषण कहते हैं ना, कि भाई संप्रेषण करना आता है इसको, एक तरीके से आपको कम्युनिकेशन करना आता है, इसको संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन कहाँ होता है, दो लोगों के बीच में होगा डेफिनेटली, दो या ज़्यादा लोग होंगे तो उनके बीच में होगा। जैसे कि आपके और मेरे बीच में, मैं अभी बस टैबलेट से बात कर रहा हूँ, अभी आप मुझे सुन पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एक तरीके का संप्रेषण ही हो रहा है, लेकिन मैं आपसे इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे पता है उतना। इसमें क्या होता है, सूचना होता है, इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी इस क्वेश्चन के बारे में। विचार होता है, भावना होती है, भावना भी अभी मेरी भावना ये है कि आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगती है लास्ट में, तो आप जरूर मुझे सपोर्ट किया करो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी हो सकता है आपसे किया करो। ठीक है, आई वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स, मुझे इंग्लिश आती है। ठीक है, कौशल का आदान प्रदान होता है। ठीक है, स्किल्स वगैरह जो होती है उनका भी आदान प्रदान आपको देखने को मिलता है। आप भी अपने स्किल्स का इस्तेमाल करो और अपने हाथों से टैप करो सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन, और कमेंट करो अगर आपको अच्छा लगता है तो। इसकी एक वीडियो मैंने और बना रखी है, अगर आपको वो भी देखने जाकर देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, दोनों में। इसके कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि स्पष्टता। यहाँ पे आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए। देखो, संप्रेषण जब भी हम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो एक क्लियरिटी तो होनी चाहिए ना, कि सामने वाले को पता चले कि क्या बात हो रही है ना। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अपने में बोले जा रहा हूँ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या फायदा, आप मेरी वीडियो को देखोगे ही नहीं, स्किप कर दोगे। ठीक है, कहते हैं कि स्पष्टता यानी कि जो सिंप्लिसिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स आपको यूज करने हैं, इंग्लिश में लिखा है, आपको सब कुछ हिंदी में लिखना है यहाँ पे। कभी आप लोग भी मुझे देखते हुए हिंदी में इंग्लिश में लिखने लगा एग्जाम में जाके, हिंदी का पेपर है, आपको हिंदी में ही लिखना है। देखो क्या होता है, पॉलिटिकल पेपर में अगर आप थोड़े बहुत इंग्लिश लिख दोगे चल जाएगा, और हिस्ट्री में और बाकी में चल जाता है। लेकिन अगर आप बात करें एक हिंदी की, जहाँ पे आप सिर्फ हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहाँ पे बिल्कुल भी इंग्लिश का एक शब्द भी इस्तेमाल मत करने, क्योंकि जो चेक करने वाले होते हैं वो चिढ़ जाएंगे आपसे। ठीक है, तो सिर्फ हिंदी का वर्ड ही यूज करने हैं सारे, एक भी इंग्लिश के वर्ड्स यूज मत करना वहाँ पे। ठीक है, हाँ, हिंदी को देखो, इंग्लिश के कुछ वर्ड होते हैं जो कि हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, तो उनको आप हिंदी में यूज करो, लिखने का ट्राई करो। ठीक है, सक्रिय रूप से सुनना, बेसिकली एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। अगर मैं बोल रहा हूँ अभी, अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, अभी मैं, आप मेरे सामने नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, आप सही सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो। लेकिन जब कोई मेरे सामने अटेंटिव खड़ा हुआ है, अगर मुझे सुन नहीं रहा है, ठीक है, एक्टिवली, तो मेरा पढ़ाने का मन नहीं करेगा उसे, है ना। और मुझे मतलब बात नहीं करने का मन करेगा उससे। तो ये आपको याद रखना है कि भाई जो सफल संचार के जो तत्व होते हैं, वो दो आपको समझ में आ गया, स्पष्टता और सक्रिय रूप से सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्टिव लिसनर होना चाहिए आपको। और दूसरी, इससे तीसरी चीज आती है संक्षिप्तता, यानी कि सीधी बात आनी आपको बतानी है।
जो भी मुद्दे हैं वो डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करने, घुमा फिरा के बात नहीं करनी होती है, ठीक है। और शाब्दिक संचार यानी कि यहाँ पे क्या है, बॉडी लैंग्वेज। देखो शब्द तो होता है, अशाब्दिक भी होता है, यानी कि जो आपकी जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है ना, अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो मेरे हैंड वर्क कर रहे हैं, मेरा मेरा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो रहे हैं। आप नहीं देख पा रहे लेकिन ये हो रहा है, ठीक है। तो ये है बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर, आपको इसको हिंदी में लिखना है। ठीक है। यानी कि हाव भाव हम हिंदी में कहते हैं उन सबको, तो वो आपको यूज करना है, ठीक है। ये आपका एक सफल संचार का एक तत्व होता है। उसके अलावा सहभागिता यानी कि दूसरे की भावना को समझना, ठीक है। सहभागिता है सहानुभूति बेसिकली। सहानुभूति भी जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जब सामने वाला कोई हमें बता रहा है कुछ, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है, हाँ ऐसे करके हम कहते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिक्रिया आपको करनी चाहिए, यानी कि जो भी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो आपको प्रतिक्रिया क्या करनी है, कमेंट बॉक्स में जाके बोलना है कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो कमेंट बॉक्स में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि आप फीडबैक दे सकते, ठीक है। अब फीडबैक आप पे डिपेंड करता है आप कैसा देते हो, ठीक है। आपको लगता है कि कुछ कमी है तो आप उसको बताओ, ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो उसको बताओ, तो वो भी ज़रूरी चीज़ है। उच्चारित और लिखित भाषा में भेद, यहाँ पे क्या है, एक तो होती है उच्चारित जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, और एक मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ों को। तो ये एक लिखित भी है और एक उच्चारित भी है, यानी कि यहाँ पे दोनों आपको मिक्सचर देखने को मिल रहा है। अब दोनों के में भेद आपको करना है, अंतर बताना है, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है कभी-कभी, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ये आया हुआ है आपके एग्जाम में। अब वो क्या करेगा, इस बार तो मैंने ये आपको पढ़ाया है ऐसा कि ठीक है, भेद पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, बेसिकली क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। क्या पता एग्जामिनर का मूड घूम जाए और बोले कि विशेषता बताओ। तो घबराना नहीं है, सेम टू सेम वही चीज़ है जो यहाँ पे लिख देनी है आपको, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, यही आपको विशेषताओं में भी लिखना है। जैसे कि उच्चारित भाषा का मैंने यहाँ लिखा हुआ है और लिखित भाषा का यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ये विशेषता भी है इनकी, अंतर भी है, ठीक है। इनकी विशेषता ही इनके अंतर है। जैसे कि पहला है माध्यम, इनके जो माध्यम होता है, तो उच्चारित भाषा क्या होती है, बेसिकली तरंगों पे काम करती है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो तरंगों के द्वारा आपके पास पहुंच रहा होगा। और जो लिखित भाषा है वो शब्दों में, अक्षरों में लिखी छुपी हुई होती है। जैसे आप पढ़ लोगे इस चीज़ को, तो ये क्या है, अक्षर आप पढ़ते हो, तो वो है लिखित भाषा, ठीक है। इसके जो माध्यम है दोनों के अलग अलग है, ये इनकी विशेषता भी हो गई। और अल्पता यानी कि हवा में खत्म हो जाती है ये, और ये कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा से सुरक्षित रहती है ना, समय समय तक इसको हम बचा कर रख सकते हैं। लेकिन जो मौखिक भाषा है उसको आप ज़्यादा समय तक नहीं रख पाओगे, जैसे कि मेरी अभी आवाज़ है, तो वो उड़ जाएगी हवा में, खत्म हो जाएगी, बात खत्म। लेकिन लिखित में ऐसा नहीं होगा। संशोधन जो है, आप जो बोलते हैं उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जो बोल दिया आपने वो बोल दिया। लेकिन जो लिखित में भाषा होती है उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। योजना की बात करें तो आप जब बोलते हो तो ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते हो, ठीक है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम बहुत सोच पाते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है, हम काफ़ी विचार करके लिख देंगे। बात करें गैर मौखिक की, यानी कि अ, गैर मौखिक में जैसे कि जो अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मेरा जो चेहरा है, मेरे जो हाव-भाव है, शारीरिक अ, ज ये जो भाषा है, यानी कि जो बॉडी लैंग्वेज है, मैं उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, है ना? लेकिन लिखित भाषा में ऐसा नहीं होता है ना? ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते उन चीज़ों को। भूमिका की बात करें तो अप्रयुक्त और ज़्यादा प्रभावी लोकप्रिय है। यानी कि जो लिखित भाषा है वो ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन जो मौखिक भाषा है वो कम प्रयोग में की जाती है। बेसिकली जैसे कि हम बात करें डॉक्यूमेंट्स में, है ना? और पुस्तकों में तो आपको लिखी भाषा देखने को मिलेगी ज़्यादातर, है ना? मौखिक बहुत ज़्यादा कम आपको मिलती है। उसके अलावा प्रवाह की बात करें तो प्रवाह में ये जो है एक फ्लो में बोली जाती है। प्रवाह मतलब फ्लो होता है। जो हम बोलते हैं ना, जो उच्चारित भाषा होती है वो हम फ्लो में बोल सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा में हम इतना फ्लो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? फ्लो यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पाता है हमारा, ठीक है, लिखित में। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। तो भाषा के कितने रूप होते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले बोली होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी प्राथमिक रूप आप देखते हो, बोली, ठीक है। अब बोली के बहुत रूप हो सकते हैं, कि भाषा अलग चीज़ है, बोली अलग चीज़ है, ठीक है। तो बोली यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि जो अलग-अलग, जैसे कि एक स्टेट में तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो बोली है वो अलग-अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हरियाणवी बोली, राजस्थानी बोली,
दिल्ली की बोली, तो वो सबकी बोली अलग अलग है, तो उनको हम बोली कहते हैं। बेसिकली जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषा में अपनी फैमिली के साथ में, उसे हम बोली कहते हैं। एक होती है धार्मिक भाषा, ठीक है, जो धर्म के अंदर लिखी होती है, संस्कृति वगैरह वगैरह, उसको कहते हैं। अब वैज्ञानिक भाषा होती है एक, जो साइंटिफिक लैंग्वेजेस होती है, उनको हम बोलते हैं। अब वो साइंटिस्ट ही पढ़ पाते हैं उसको, जैसे कि डॉक्टर होता है ना एक, तो जो डॉक्टर जो लिखता है वो या तो साइंस जो केमिस्ट होगा वो पढ़ पाएगा, या जो दूसरा डॉक्टर है वो पढ़ पाएगा, ठीक है। और व्यवहारिक भाषा जो होती है, जैसे कि आप दोस्तों से, परिवार से जो बातचीत के द्वारा इस्तेमाल करते हो ना जिस भाषा को, उसको हम कहते हैं व्यवहारिक भाषा। एक होती है शास्त्रीय भाषा, ठीक है, यानी कि बेसिकली जो शास्त्रों में इस्तेमाल की जाती है, जो आपकी किताबों में यूज की जाती है, उसको हम कहते हैं शास्त्रीय भाषा। इसमें अलंकार, मुहावरे, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। राजनीतिक भाषा होती है, यानी कि जहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, कि हम आप हमें वोट दो, हम आपको छात्रवृत्ति देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, तो ये एक पॉलिटिकल लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। फिर आता है आपका तो चौथा क्वेश्चन, जो कि है संप्रेषण के विभिन्न रूप, ठीक है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के विभिन्न रूप कौन से होते हैं? पहला होता है मौखिक रूप, ठीक है, यानी कि बोलकर आप करते हो, बातचीत करके, भाषण देकर, तो ये आपका पहला रूप हो गया। दूसरा रूप हो गया लिखित, जब हम लिख के एक्सप्लेन करते हैं कुछ चीज को, जैसे मैंने ये चीजों को लिख के बता रखा है, तो एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। न्यूज़पेपर्स के थ्रू, रिपोर्ट्स, लेख यानी कि आर्टिकल्स के थ्रू आप समझाते हो लोगों को। दो हो गए। तीसरा है दृश्य, यानी कि चित्र के माध्यम से, फोटोज के थ्रू, कॉमिक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, एविडेंस के थ्रू आप चीजों को प्रेजेंट करते हो, तो ये हो गया दृश्य के माध्यम से। एक होता है अनौपचारिक, यानी कि व्यवसायिक, आधिकारिक व्यवहार और गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये होते हैं, क्या होता है, संप्रेषण के प्रकार होते हैं, ठीक है। विभिन्न रूप मतलब वही प्रकार। उसके अलावा पांचवा क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों के स्वरूपों पर चर्चा कीजिए। जनसंचार के माध्यम कौन से होते हैं भाई? पहला होता है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज एक माध्यम है, इसमें आप समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रकार, पत्रिकाएं और ब्रोशर्स ये सब तैयार कराते हो, ताकि आप लोगों से बात कर सको, अपनी जो बातें हैं वो पहुंचा सको, कि भाई मैंने फलानी नया बिजनेस शुरू किया है, आप मेरे तक पहुंचो, ठीक है। एड्स देखते हो ना आप, तो वो एक संचार का माध्यम है, कि कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है कि भाई मेरे पास आओ सामान खरीदने के लिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो, ठीक है। दूसरा होता है दृश्य और श्रव्य, ठीक है। जनसंचार के जो माध्यम है वो दृश्य होता है, वो एक श्रव्य यानी कि जो दिखता है आपको, जैसे कि टेलीविजन आप देखते हो, ठीक है, सिनेमा में, और वीडियो देखते हो, विज्ञापन देखते हो, ये आपके श्रव्य माध्यम होते हैं। अब श्रव्य से क्वेश्चन एक और बनता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी। उसके अलावा इलेक्ट्रिक माध्यम होते हैं, यानी कि टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, ये क्या हो गए? ये आपके संचार के माध्यम हो गए, है ना, जनसंचार के माध्यम, जिससे कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य चित्रित होने वाले माध्यम, यानी कि होल्डिंग्स, पोस्टर, बैनर्स, इससे क्या है, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है वो क्या करती है, आपको पोस्टर्स दिखाएगी, होल्डिंग्स लगाएगी बड़े बड़े, ताकि आप उस चीज को देखो और कुछ उनकी प्रोडक्ट्स, जो उनकी सर्विसेज है, उनको परचेज करो, खरीदो। और फिर आता है आपका छठा क्वेश्चन, जो कि है श्रव्य माध्यमों की भाषा, ठीक है। अब श्रव्य माध्यम मैंने आपको बता दिया पीछे क्या होता है, यानी कि जब आप मूवीज देखते हो, रेडियो पे जो कुछ सुनते हो, ठीक है, वीडियोस देखते हो, उसमें जो भाषा इस्तेमाल की जाती है ना, उसकी पूछ रहा है कि वो कौन सी भाषा होती है, ठीक है। कैसी होनी चाहिए भाषा? तो भाई जब भी आप वीडियो देखते हो तो वहाँ पे कैसी भाषा होती है? एक नॉर्मल भाषा होती है, एक सिंपल होती है, एकदम मस्त भाषा होती है, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने में, है ना, एंटरटेनिंग होती है। तो वैसी ही भाषा यूज होनी चाहिए श्रव्य माध्यम के अंदर, यानी कि स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, डिटेल्ड में हो, और प्रेरणादायक हो, मोटिवेशनल हो, जीवंत, आकर्षक हो, यानी कि जो जिसका कोई अच्छा रीजन निकले, ठीक है, मुहावरे, अलंकार के द्वारा। सरलता और सहजता यहाँ पे आपको दिखे, ठीक है, जटिल भाषा का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ठीक है। और लय और ताल, ठीक है। लय ताल मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, एक फ्लो में, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा शायद, लेकिन लेकिन जब फिल्म देखते हो आप, म्यूजिक सुनते हो, तो एक फ्लो में होती है, वहाँ पे एक ताल होता है, फ्लो होती है। अगर वो सब बिगड़ जाए तो आप उसको सुनोगे ही नहीं। तो बहुत जरूरी है कि एक फ्लो में हो बातें, और जो गाने हैं वो सब। सार्वजनिक प्रभाव,
इसका हो, यानी कि लोगों पर, सोसाइटी पे इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। अगला क्वेश्चन है प्रतिवेदन, यानी कि रिपोर्ट पूछ रहा है, ठीक है। इसके प्रकार क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो रिपोर्ट काफी तरीके की होती है। पहली रिपोर्ट होती है व्यक्तिगत, यहाँ पे व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका जीवन परिचय हो सकता है रिपोर्ट के रूप में। अब देखो, प्रतिवेदन का जो मतलब एक्चुअली में है, ये भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, ठीक है। आपने जो अपना एक्सपीरियंस किया है उस जगह को लेके, वो आप वहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है। अपना जो वृत्तांत है उसको आप लिखते हो, ठीक है। इसको बायोग्राफी वगैरह जो लिखते हैं लोग, उसी तरीके से प्रतिवेदन भी होता है। तो यहाँ पे आप जीवन परिचय लिख सकते हो आप, ठीक है। आप कहीं गए हो घूमने के लिए, उसके बारे में लिख सकते हो, यात्रा वृत्तांत जिसको कहते हैं। अपना एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो, ठीक है। और शोध प्रतिवेदन होता है, यानी कि आप जब कहीं रिसर्च के लिए जा रहे होते हो, तो उसके बारे में आप लिख दो कि भाई देखो, मैंने ये रिसर्च की थी, तो उस समय मेरे को ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो ये हो सकता है। उसके अलावा तकनीकी प्रतिवेदन हो सकता है, यानी कि टेक्निकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के बारे में आप लिख रहे हो, ठीक है। एआई के बारे में लिख रहे हो। और इंजीनियरिंग रिपोर्ट कोई आई है, तो आप उसके बारे में बता रहे हो कि भाई मैं इंजीनियर हूँ और मैंने ये सब चीज़ें फेस की है, मैंने ये ऐसे किया है, वैसे किया है, वो सब। टेक्निकल स्टडी के बारे में आप बता रहे हो, तो एक तरीके से सब कुछ टेक्निकली आप बता रहे हो, तो उसको हम कहते हैं तकनीकी प्रतिवेदन, यानी कि टेक्निकल रिपोर्ट। उसके अलावा जांच प्रतिवेदन, यहाँ पे क्या है, आपराधिक जांच या फिर शिकायतें वाली जांच, जो भी मतलब जो रिपोर्ट होती है रिसर्च से जुड़ी हुई, तो उसके बारे में आप जांच कर रहे हो कि भाई कोई, जैसे कि सीआईडी आपने देखा होगा कभी, तो उसमें ये जो क्या होता है कि जो कोई तरीके से मुजरिम है ना, वो छूट गया है या वो लोगों को मार रहा है, तो वो क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं उसके लिए कि देखो भाई, सब रिसर्च करेंगे, कहीं कहीं पे जाएंगे, देखेंगे कि भाई उसने क्या क्या खतरनाक काम किए हुए हैं, है ना, कि वो कहीं पहले से ही मुजरिम तो नहीं है और कोई रिकॉर्ड तो नहीं है उसका, तो पहले वो चेक करते थे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अपराधी जांच करते हैं, वो रिपोर्ट देखते हैं कि भाई वो पहले से ही मुजरिम तो नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में जानकारी मिलना थोड़ा ईजी सा हो जाता है। और आर्थिक प्रतिवेदन, कंपनी वित्तीय रिपोर्ट तैयार करती है, और सरकारी बजट जो है, यानी कि जो सर्वेक्षण होता है, सर्वे वगैरह जो होता है हमारी इंडिया की इकोनॉमी में, वो आर्थिक प्रतिवेदन होता है। यानी कि एक आर्थिक रिपोर्ट, अभी जो सरकारी बजट आया था, वो भी प्रकार का आर्थिक प्रतिवेदन है, यानी कि एक रिपोर्ट है जो हमें बताती है कि भाई हमारे इंडिया में ये काम होने वाला है, ये काम होगा, ठीक है। यही है आज के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगती है तो आप, मैंने बताया आपको बार बार कि सब्सक्राइब वगैरह किया करो, सपोर्ट किया करो, अच्छा लगता है। और वीडियो बनाने के लिए मुझे जो है एक प्रोत्साहन सा मिलता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।